You're live, ma'am. Okay. Good morning, students. In the last class, I have end the class in the competencies of contractual capacity of parties. हमने पढ़ा था कि in a contract there are different various essential elements in order to make it a contract, valid contract that is enforceable by law. ठीक है, उसमें से एक component क्या था? Contractual capacity of parties, or we can say that competency of the parties to a contract. ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 वो हर एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है वो एक मेजॉरिटी एज में होने चाहिए, एक साउंड माइंड के होने चाहिए और किसी लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए. ठीक है, सो ऐसे पार्टीज होते हैं कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो अब हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अच्छे से. इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि माइनर किसको कहते हैं. ठीक है, फॉर योर रिविजन एक और बार हम डिस्कस कर लेते हैं माइनर किसको कहते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 माइनर वो इंसान होते हैं जिसने अभी तक 18 इयर्स का एज अटेन नहीं किया होता है. ठीक है, और इसके एक एक्सेप्शन है. अगर 21 इयर्स को भी 21 इयर्स के बिलो को भी माइनर बोल सकते हैं अगर दैट पर्सन इज इन द अकॉर्डिंग टू द लॉ. वो जो माइनर है उस पर्सन को हम माइनर एट द एज ऑफ 21 तब बोल सकते हैं व्हेन ही हैज अ गार्जियन और कोर्ट ऑफ वार्ड. ठीक है, कोर्ट ने एक वार्ड को एक पर्सन को बोला है कि आप इसके गार्जियन हैं. अगर ऐसा कोई केस बनता है अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ वार्ड और द गार्जियन, देन दैट पर्सन्स मेजॉरिटी विल बी एट द एज ऑफ 21 इयर्स इंस्टेड ऑफ 18 इयर्स. नॉर्मली 18 इयर्स में ही मेजॉरिटी गेन हो जाता है, हम मेजॉरिटी में बोल सकते हैं उस पर्सन को, लेकिन इस एक्सेप्शन से उस पर्सन का एज 21 इयर्स तक हो जाएगा. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस. हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक अग्रीमेंट का नेचर, एक माइनर्स अग्रीमेंट का क्या नेचर होता है. एनी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हु इज अ माइनर दैट इज बिलो द 18 इयर्स ऑफ एज, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो दैट agreement becomes absolutely void, or that is void ab initio, that is from the beginning, from the starting of the contract it is void, it is null, इसका कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, केस भी डिस्कस किया था दैट इज मोहिनी बीबी वर्सेस दामोदास घोष. ये बहुत ही अच्छा केस है और यू शुड लर्न दिस केस फॉर योर एग्जाम. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब आप केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं या लिख रहे हैं व्हेन इन योर एग्जाम, तब आप केस नेम जो है वो सही से लिखे. जो स्पेलिंग है या जो नाम है या फिर दामोदास वर्सेस मोहिनी बीबी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको मोहिनी बीबी वर्सेस दामोदास ही लिखना पड़ेगा. तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग योर एग्जाम. ठीक है, सो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि एक माइनर है जिसका नाम धर्मोदास घोष है. उसने क्या किया था, उसने मनी बोरो किया था फ्रॉम मोहिनी बीबी, कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरो किया था और ये कहा था कि मैं इसके बदले अपने घर को गिरवे रख रहा हूँ. ठीक है, अब जो मनी लेंडर है उसने पैसे दे दिया, दैट इज मोहिनी बीबी, उसने दामोदास को एज अ माइनर उसने पैसे दे दिया और बाद में दामोदास ने उसको रीपे नहीं किया. ठीक है, मोहिनी बीबी को वो अमाउंट रीपे नहीं किया. तो अब मोहिनी बीबी ने क्या किया, उसने कहा कि अपने मॉर्गेज रखा है तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गेज एक्ट आप ने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है अब वो मेरे पोजीशन में आ जाएगा, मतलब उसका मालिक मैं हो जाऊंगा. बट धर्मोदास ने क्या किया, एक केस फाइल कर दिया लॉ कोर्ट में और कोर्ट ने ये हेल्प किया कि ये क्योंकि ये अग्रीमेंट एक माइनर के साथ आया था तो दिस इज एब्सोल्युटली वॉइड और जो मनी लेंडर है कुड नॉट एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है. ठीक है, सो दिस इज द क्लासिक केस of Mohini Bibi versus Dharmodas Ghosh. Whenever you will get any question related to the minors agreement, you should write this particular case. ठीक है, क्लियर है. आज हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट वी हैव ऑलरेडी टेकन 3 क्लासेस, आज 4th क्लास है. तो आई वांट टू वाइंड अप दिस
होल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इन दीज 4 क्लासेस, ताकि जो बाकी आपके रिमेनिंग 4 यूनिट्स है उसको मैं कवर कर सकूं अच्छे से, ठीक है। सो दैट इज द रीजन हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यू हैव द रिकॉर्डिंग्स थ्रू आउट द डे, आप पूरे दिन आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो उस टाइम पर आप थोड़ा धीरे करके या फिर तेज करके जैसे भी करके आप बार बार रिपीटली सुन सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन मैं आज थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, ओके। सो व्हाट आर द लॉज रिलेटिंग टू द माइनर्स अग्रीमेंट। माइनर्स अग्रीमेंट, एक पर्सन माइनर एक अग्रीमेंट में आता है तो उसकी क्या लॉज है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिलेटेड टू दैट अग्रीमेंट, दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो अग्रीमेंट अगर आप किसी माइनर के साथ आएंगे तो दैट इज ऑब्वियसली वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो स्टार्टिंग से ही एब्सोल्युटली वॉइड होगा, ओके, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लैंडमार्क केस, दैट इज मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास बोस, ठीक है। अब आपको जब एग्जाम में लिखना होगा तब आप ये सिर्फ लैंडमार्क केस मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष लिखकर नहीं आएंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अप इनिशियो, एंड साथ ही साथ आप जो केस मैंने जो पिछले स्लाइड में लिखा हुआ है वो केस भी आप यहाँ लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है रिस्टोरेशन, ठीक है। अगर कोई भी प्रीवियस एक्ट पहले हुआ है, ठीक है, वो प्रीवियस एक्ट को रिस्टोर करना इज अ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। सो वो रेस्टिट्यूशन, वो जो रिस्टोरेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है when we are talking about a minor, ठीक है। It implies that if a minor has obtained property or goods from other person by making a false representation, he cannot be directed by the court to restore it to the owner of the property or goods in case of void of initial agreements. अगर उसने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है, एक माइनर ने इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम अ माइनर, आई एम एट एन एज ऑफ 17 इयर्स, उसने बोला कि मैं 22 इयर्स का हूँ, ठीक है। अगर उस माइनर ने कोई ऐसा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है, सो ही कांट बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट टू रिस्टोर इट टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वॉइड ऑफ इनिशियल एग्रीमेंट। इस चीज को और अच्छे से हम समझेंगे थ्रू आवर केस लॉ व्हिच इज जगन्नाथ सिंह वर्सेस ललिता प्रसाद, ठीक है। ये एक और क्लासिक केस है ऑफ जगन्नाथ सिंह वर्सेस ललिता प्रसाद फॉर द डॉक्टर ऑफ रेस्टिट्यूशन व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर। इसमें क्या है कि जो एक माइनर है उसने अपने घर को सोल्ड किया और ऐसे मिसरिप्रेजेंट किया खुद को कि आई एम नॉट एट द एज ऑफ अ माइनर, मैं एक मेजर हूँ, दैट इज आई एम ऑफ 21 इयर्स और 22 इयर्स, ठीक है। और उस घर के बदले उसने 50,000 रुपीज लिया फ्रॉम द अदर पार्टी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, वो जो माइनर है वो कोर्ट में गया और उसने कहा कि मैंने जब ये अग्रीमेंट किया था तब मैं माइनर था, ठीक है, सो मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा क्योंकि आपने मिसरिप्रेजेंट किया था अपने एज को, तो आपको प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब आप वो पूरे 50,000 दूसरे पार्टी को वापस करेंगे, ठीक है। तो जो कोर्ट है यहाँ पर किसी को ज्यादा बेनिफिट, किसी को कम बेनिफिट नहीं करके, और ऑलवेज लॉ सबको इक्वल समझती है। तो इसलिए आप किसी को ठग नहीं सकते, आप किसी को अपना एज मिसरिप्रेजेंट करके आप किसी को अपने पैसे भी ले लिए और प्रॉपर्टी भी वापस ले रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो व्हेन यू आर मिसरिप्रेजेंटिंग योर एज और आप उसके बदले आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो आपको वो वापस, वो अगर प्रॉपर्टी आपको वापस चाहिए तो यू हैव टू रीपे दैट 50,000 रुपीज टू दैट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज agreements are valid contracts. Any beneficial agreements with the minors are always a valid contracts. अब ये क्या होता है, all agreements which are made with the minor for his benefits are valid contracts. Such contract can be enforced at his option but not at the option of the other party. इसका मतलब ये है कि माइनर जो है अगर उसका कोई बेनिफिट उसको मिल रहा है from entering into a contract, then it will be termed as a valid contract. अब उसको क्या बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक माइनर हूँ, फॉर एग्जाम्पल 16 इयर्स की हूँ, बट आई एम अ वेरी रिच पर्सन, मैं ऑलरेडी मेरे बहुत सारे प्रॉपर्टीज एंड ऑल। तो अब मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीता ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगा, हु इज अ मेजर, ठीक है, वो 21 इयर्स की है, ठीक है। यंगर ओल्डर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। तो शी asked me for a 1 lakh rupees and I have given
घर ₹1,00,000 एंड उसके बदले उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एक घर को गिरवी रख दिया, ठीक है। अब ये है कि M could not force the mortgage if N did not repay the money. अब मैं इन्फोर्स कर सकती हूँ, ठीक है, एज अ माइनर। अगर मुझे N ने वापस नहीं किया, लाइक रीटा ने मुझे पैसे वापस नहीं किया, तो मैं कोर्ट में जाके बोल सकती हूँ कि उसने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए, इसलिए मैं उसका घर जो गिरवी रखा हुआ घर है वो मैं पोजेस कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर माइनर का बेनिफिट हो रहा है, तो वो वाले जो भी एग्रीमेंट जो माइनर को बेनिफिट दे रहे हैं, दोज ऑल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फिर से समझिए इस एग्जांपल को। क्या है कि मैं एक माइनर हूँ, मैंने 1,00,000 रुपए आपको दिया और आपने उसके बदले मुझे एक घर गिरवी में रखा, आपके घर को गिरवी में रखा, ठीक है। अब आप एक मेजर है, आपने पैसे मुझे रिपे नहीं किया, ठीक है, मुझे पैसे भी रिपे नहीं किया। अब मैं वो घर जो आपने गिरवी रखा है वो मैं पोजेस कर सकती हूँ या नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कोर्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि क्योंकि मैं एक माइनर हूँ लेकिन बेनिफिशियल है मेरे लिए, इट इज अ बेनिफिशियल एग्रीमेंट, सो मैं उस घर को पोजेस कर सकती हूँ, उस घर की पोजीशन ले सकती हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग अ माइनर, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी बेनिफिट है, ओके। नेक्स्ट इज नो इंसॉल्वेंसी। जो माइनर है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रूल कि माइनर को इंसॉल्वेंट कभी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज माइनर एज अ पार्टनर। अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी माइनर को एडमिट किया जा सकता है एज अ पार्टनर, ठीक है, उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, बस शर्त ये है कि वो जो भी पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉफिट्स होंगे उस पर उनका हक होगा, लेकिन जो लॉसेस है उस पर उनका हक नहीं होगा। ये शायद आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप एक्ट में कि माइनर का क्या रोल होता है। इनफैक्ट आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे रिलेटेड टू माइनर एज अ पार्टनर। तो वही सिंपल चीज है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को ही शेयर करेंगे, नॉट द लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज माइनर एज एन एजेंट। A minor can be appointed as an agent, section 132, but he will not be personally liable for any obligation of breach of contracts. हर एक माइनर को हम एज अ एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182, बट वो किसी भी ऑब्लिगेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, मतलब कुछ खारिज करता है या फिर कुछ गलत करता है, उसके लिए वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, ठीक है। दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी विल डू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 2। वहां पर हम एजेंसी लॉज ये सब पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन मतलब सब्सिक्वेंट अडॉप्शन, ठीक है। सब्सिक्वेंट कोई भी एक्ट अगर पहले किया गया है उसको फिर से अडॉप्ट करना, ठीक है, बैक टू द टाइम में जाना, दैट इज द रैटिफिकेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 ये जो रैटिफिकेशन है मतलब अडॉप्शन, सब्सिक्वेंट अडॉप्शन ऑफ द प्रीवियस एक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। पहले आप कुछ काम किया आपने, उसके बाद जब माइनर थे, फॉर एग्जांपल आप 17 इयर्स के थे तब आपने कोई काम किया, और फिर आप जब 22 इयर्स के हो गए, जब मेजॉरिटी आ गई, तब आपने कहा कि वो जो 17 इयर्स का काम किया है वो तो मैंने सही किया है, तो मुझे उसका बेनिफिट दे दीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी इज पॉसिबल एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872, ठीक है। क्योंकि जब आप माइनर थे तभी आपका जो अग्रीमेंट था तभी वो इनिशियली ही वॉइड एब इनिशियो था। सो कोई भी अग्रीमेंट जो कि इनिशियली वॉइड है, जो इनिशियली उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रैटिफाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है उसको आप क्या रैटिफाई करेंगे, क्या उसका सब्सिक्वेंट अडॉप्शन करेंगे। तो वैसे ही ऑलरेडी कहा गया है कि जो माइनर्स का एग्रीमेंट है दैट इज ऑलवेज अ वॉइड ऑफ इनिशियो, सो वो कभी तो उसको रैटिफाई भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए एक माइनर है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि बी उसको 2000 रुपए देगा विच ही विल रिटर्न व्हेन ही बिकम्स अ मेजर, ठीक है। अब मैं एक माइनर हूँ, ओके, मैंने आपके साथ, जो कि आप एक मेजर एज में हैं, मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 2000 रुपए दीजिए
लेकिन जब मैं 22 साल का हो जाऊंगा, दैट इज आज से 5 साल बाद, अभी मैं 17 ईयर्स की हूँ, अब आज से 5 साल बाद 22 ईयर्स की जब हो जाऊंगी तो तब मैं आपको ये 2000 रुपए वापस कर दूंगी, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है। नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी इज दैट, ठीक है। ए डज नॉट इंकर एनी लीगल ऑब्लिगेशंस टू रिटर्न द मनी। अब ए के पास जो माइनर है उसका कोई एक लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं रहता है कि उसको प्रीपे करे, ओके। नेक्स्ट इज नो रूल ऑफ estoppel against a minor. No rule of estoppel is just like our previous thing, ये वाला जो केस था डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी की तरह है कि आप मिस रिप्रेजेंट, अगर आप कोई मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एज को तो आप कोई बेनिफिट उससे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लॉ है वो कहते हैं कि माइनर्स कैन हैव नो प्रिविलेज टू चीट एनीवन। आप किसी को चीट नहीं कर सकते बाय मिस रिप्रेजेंटिंग योर एज। जैसे उस वाले केस में क्या था कि आपने पैसे भी दिए, आपने पैसे ले भी लिए उससे, और बाद में जब मेजॉरिटी वाले एज में आ रहे हैं तब आप अपनी प्रॉपर्टी भी उनसे मांग रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप उनको पे कर देंगे तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो इसलिए नो रूल ऑफ estoppel against a minor. There can be no estoppel against a minor where a minor has entered into a contract by misrepresenting his age. He cannot be made liable on the contract. Estoppel एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि स्टॉप, मतलब ये लॉ में ही ये वर्ड यूज किया जाता है। सो मतलब आप अपने जो एज है उसको मिस रिप्रेजेंट करके आप कोई भी बेनिफिट किसी और से नहीं ले सकते हैं, मतलब आप किसी और को चीट नहीं कर सकते बाय मिस रिप्रेजेंटिंग योर एज, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बेसिकली जो माइनर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसको हम 3 वे में हम डिवाइड करते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड अप इनिशियो होते हैं, ठीक है। अब सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड अप इनिशियो होते हैं एक्सेप्ट वैलिड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स माइनर के केसेस में सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम, जहां पर नेसेसरीज सप्लाई की जा रही है माइनर को। नेसेसरीज कैन बी एनीथिंग एज पर द माइनर, ठीक है। वो रोटी कपड़ा मकान भी हो सकता है या फिर उस पर्सन का एजुकेशन भी हो सकता है। एनीथिंग विच इज नेसेसरी टू दैट पर्सन इज टर्म्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक माइनर है, आप 16 ईयर्स है आपका, आप माइनर है और मैं आपको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हैं, मतलब आपको वो फी पे कर सकते हैं। सो यू केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ मी, ठीक है, कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल प्रोवाइड यू द लोन फॉर दैट एजुकेशन, ठीक है। और ये जो मैंने नेसेसरी आपको सप्लाई किया है दैट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको नेसेसरी सप्लाई किया है, मैंने माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके सारे एसेंशियल्स मेक्स इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, माइनर एज अ पेई, अगर माइनर एक पेई है तो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। पेई कौन हो सकता है ये हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, जब हम एक्ट, बेलमेंट एक्ट ये सब पढ़ेंगे तब हम पे क्या होता है उसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी आपको सिंपली ये समझना है कि जो ऑल एग्रीमेंट्स एंटर इनटू द माइनर कैन बी समड अप अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। 3 हेड्स के अंदर सम अप कर सकते हैं। एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज वॉइड अप इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन द पर्सन हैज बीन फर्निश्ड विद द नेसेसरी सप्लाईज। अब नेसेसरीज कुछ भी हो सकती है, नॉट लग्जरीज, इट शुड बी अ नेसेसरी, ठीक है। उसको जीने के लिए, उसको एक अच्छा लाइवलीहुड होने के लिए जो नेसेसरी सप्लाईज की जरूरत है, माइनर नीड, वो सारे सप्लाईज को हम, अगर कोई एक मेजर उसको प्रोवाइड करता है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर जैसे मैंने एक मेजर हूँ, मैंने आपको, आप एक माइनर हो, मैंने आपको नेसेसरी सप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एजुकेशन फी दिया है फॉर 1 लाख रुपीज। अब आप बोल रहे हैं कि मैं माइनर हूँ तो मैं 1 लाख रुपीज कैसे वापस करूँ? दैट इज नॉट द केस। अगर
मेरा यहाँ पर हक बनता है, जो मैं जिसने ये अमाउंट आपको पे किया है उसका एक हक बनता है कि आपके प्रॉपर्टी से वो 1 लाख रुपीज ले। आपके नाम पर कोई भी अगर प्रॉपर्टी है या फिर आपकी कोई भी पुश्तरी प्रॉपर्टी है उसमें से 1 लाख रुपीज लेने का मेरा हक बनता है। दैट इज माई अमाउंट, ठीक है। सो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट इज voidable contract, which is when a minor is a payee, and the third is all agreements apart from valid contracts and voidable contracts entered with a minor is a void ab initio contracts. Okay, any doubt till now, just message me in the teams app to the QA question. नहीं, till now I have not provided any notes because मैं क्या करती हूँ, मैं गूगल ड्राइव में एक लिंक क्रिएट करती हूँ एंड आई पोस्टेड इट इन द क्लास। लेकिन मैं हमेशा एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही मैं उसको प्रोवाइड करती हूँ, तो सो दैट आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट का पूरा नोट्स हो, ठीक है। अगर मैं हिस्से में बांटूंगी एवरीडे के क्लासेस के बाद सेंड करूंगी तो दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। आई नो दैट कोई मिस हो जाएगा, कभी आप किसी दूसरे कंटेक्स्ट में होंगे, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, एट द एंड ऑफ एवरी यूनिट आई सेंड इट टू द गूगल ड्राइव। तो अभी आपका यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली आज मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी या फिर नेक्स्ट क्लास में 110% कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल प्रोवाइड यू गूगल लिंक और वहां पर आपको ये सारे पीपीटीज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फाइन 7 hour of what, Akash? Third point. Third point is beneficial agreements are valid contracts. अगर माइनर को कोई बेनिफिट्स मिल रहा है when he is entering into a contract, that agreement will be termed as a valid contract, ठीक है। जैसे नेसेसरीज ही समझ लीजिए, ठीक है। अगर माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशन फी प्रोवाइड कर रहे हैं या रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जो माइनर है उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट बिकम्स अ बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Is that clear, Anisha? I don't know who has typed this question, anonymous, but I don't suggest to buy 10 years. आप इससे बेटर आप कोई ई बुक ले लीजिए, ठीक है। जैसे मेरे पास कौन सी बुक है, सुषमा अरोड़ा मैम की बुक है, वो आप ले सकते हैं। एमसी कुच्चल ले सकते हैं। सो मैं बोलूँगी आई विल सजेस्ट rather than investing your money in 10 years, just invest your money by purchasing these kind of books जो एक प्रॉपर ऑथर के होते हैं, क्योंकि उसमें आपके एग्जाम्पल्स होंगे, आपकी केस लॉस होंगे, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। I have already discussed the difference between minor and major. Just see the recordings again. Void ab initio is every agreement जो valid नहीं है और voidable नहीं है, that all that agreements are void ab initio agreements, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, फिर भी आप इस जब मैं पीपीटी दूंगी आपको स्टार्टिंग में रीडिंग्स में आपको पता चल जाएगा, मैंने लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप एमसी कुच्चल ले सकते हैं, सुषमा अरोड़ा ले सकते हैं, सुनैना कनौजिया, जेपी शर्मा की भी बुक ले सकते हैं। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन एक आप लोग में से किसी का एक डाउट था, ये है कि ये अप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ माइनर, ठीक है। अगर आप कोई मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एज को, ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक माइनर हूँ और मैंने बोला कि
मैं तो 22 ईयर्स की हूँ, मैं माइनर नहीं हूँ, और आपने अपना घर मैंने अपना घर आपको सेल कर दिया और आपने उसके बदले मुझे 1 लाख रुपीज दिया, ठीक है। अब मैं 22 साल की हो गई, मैं मेजर वाली एज में आ गई, और मैंने अब कहा कि मैंने जब वो माइनर के टाइम पर वो किया था ना, मैंने अपना घर गिरवी रख घर आपको बेचा था, वो मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि वो तो वर्ड ऑफ इनिशियो था, क्योंकि मैंने तो माइनॉरिटी में आपको घर बेचा था। लेकिन कोर्ट क्या कहता है कि आप तभी वो घर वापस ले सकते हैं जब आप अपने 50,000 रुपए उनको वापस करेंगे। उन्होंने जो आपको 1 लाख रुपए दिया था उन्होंने फॉर परचेसिंग योर हाउस, सो वो अमाउंट आपको वापस करना है, तभी जाकर आप उसका पोजीशन ले सकते हैं। सो दिस इज सिंपल कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब आप रिस्टोर नहीं कर सकते, जो आपने प्रीवियस एक्ट आपने किया है उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते, व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ माइनर। आई थिंक सो दैट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। अब वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जिसमें सेकंड पॉइंट है दैट इज फॉर्म्स ऑफ अनसाउंड माइंड। हमने पढ़ा था कि कौन एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी रखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872। एक जिनका एज माइनर नहीं है, ही इज एट द एज ऑफ मेजॉरिटी। सेकंड, ही इज हैव अ साउंड माइंड, ठीक है। थर्ड, he has not abandoned from the law, ठीक है। सो अब ये अनसाउंड माइंड किसको कहेंगे, ठीक है। मैं बेसिकली 5 इसके पार्ट्स है, 5 टाइप ऑफ लोगों को अनसाउंड माइंड कहते हैं। फर्स्ट, इडियोसी। इडियोसी मतलब गॉड ड्रिवन और परमानेंट, ऐसे लोग जिसमें बाय बर्थ जिनका ये पागल मतलब अनसाउंड है, अब जो कि परमानेंट है, ठीक है, तो उनको हम इडियोसिटी के कैटेगरी में डालते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके। नेक्स्ट इज लुनेंसी और इंसैनिटी, ठीक है, जिसका कोई इंसैनिटी इज अ डिजीज ऑफ अ ब्रेन। आप पहले तो साउंड थे, बट एट ग्रेजुअल एज अब धीरे धीरे आप में एक डिजीज आ जाता है, दैट इज इंसैनिटी। सो फॉर दैट यू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑफ अनसाउंड माइंड इज व्हेन यू आर ड्रंक, व्हेन यू आर इन द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और इंटॉक्सिकेशन, मतलब यू हैव यूज्ड सम ड्रग्स, ठीक है, विच इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। वो उस टाइप के कोई आप अगर ड्रग्स लेते हैं या फिर आप ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, सो दैट कैटेगरी कम्स अंडर ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन, ओके। आप फिर वो सब आप भी तब इफ यू आर अंडर द ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन, देन यू आर अंडर द अनसाउंड माइंड, ओके। फोर्थ है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म यू ऑल नो दैट हिप्नोटिज्म क्या है कि टेम्पररी इनकैपेसिटी होता है, जहां पर आपको एक पर्सन हिप्नोटाइज करते हैं, आपके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। सो इफ यू आर अंडर दैट पोजीशन, तो आपको अनसाउंड माइंड कहा जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज मेंटल डिके। मेंटल डिके होता है ड्यू टू द ओल्ड एज। ओल्ड एज की वजह से आप में थोड़ा मेंटल इलनेस आ जाता है, सो दैट इज मेंटल डिके, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी कम अंडर द फॉर्म ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। सो ये 5 फॉर्म है अनसाउंड माइंड के। मैं ये फॉर्म्स इसलिए आपको अच्छे से क्लियरिफाई करवा रही हूँ, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हिप्नोटिज्ड पर्सन ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि हिप्नोटाइज्ड पर्सन एक अनसाउंड माइंड होता है। अनसाउंड माइंड वाले पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को फॉर्म करना है, इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं कुछ हमारे पॉइंट्स कि a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is a sound mind. एक पर्सन है वो यूजुअली अनसाउंड माइंड में रहता है, ठीक है, वो हमेशा ही इंटॉक्सिकेटेड रहता है, हमेशा ही वो ड्रंक रहता है, बट एट सम पॉइंट ओकेजनली वो साउंड माइंडेड में रहता है, वो इन सारे टॉक्सिक चीजों के कंजम्पशन में नहीं रहता है। तो उस टाइम अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर उसने साउंड माइंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Next is a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind but may not make a contract when he is of unsound mind, ठीक है। अगर unsound mind में आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी आपकी नहीं होगी, ठीक है। अग्रीमेंट मेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज एब्सोल्युटली वॉइड, ओके। ये सब क्लियर है?
अब हम पहुंचेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे एकदम एब्सोल्युटली डिफरेंट टॉपिक, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास ऑफ योर दिस पीसीपी थिंग। सो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है। बेसिकली वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस बिकम्स अ वैलिड एग्रीमेंट, और वैलिड एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय द लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब मैंने बताया था। अब according to section 2 of subsection G of Indian Contract Act 1872, क्या होता है void agreement? एक agreement जो कि enforceable नहीं होता है by the law by either of the parties is said to be a void agreement. ठीक है, a void agreement does not create any legal rights or obligations, क्योंकि वो void है तो उससे कोई legal rights, legal obligations create ही नहीं होता है, and it is void of initio, that is from the very inception, from the very starting, it has no legal existence in the eyes of law. ठीक है, this we have already discussed. void agreements के examples क्या क्या हो सकते हैं? agreements made by incompetent parties, that is minor person of unsound mind, section 11. ठीक है, आपने किसी unsound mind के साथ एक ऐसे person जिसके साथ जो कि इनकम्पिटेंट है, which we have just studied that, ठीक है, माइनर पर्सन और अनसाउंड पर्सन, इनके साथ या फिर जो पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ अगर हमने कोई अग्रीमेंट किया है, सो दैट अग्रीमेंट विल बी अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, जस्ट अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा agreements made under a bilateral mistake of fact material to the agreement is also a void agreement। ऐसा अग्रीमेंट जो कि दोनों की तरफ से मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल, जो एक्चुअल फैक्ट है उस पर अगर कोई मिस्टेक है, तो दैट अग्रीमेंट इज आल्सो बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, आई एम सेलिंग माय कार टू यू फॉर एन अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कौन सी कार आपको बेच रही हूँ वो भी मैंने आपको नहीं पता है, आप मुझे कितना अमाउंट दे रहे हैं वो भी नहीं पता है, तो ये दोनों की तरफ से मिस्टेक है, दैट इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ द फैक्ट मटेरियल, जो कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट है, फैक्ट मटेरियल है, उसमें मिस्टेक है, सो दिस इज आल्सो बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है? दिस कम्स अंडर द सेक्शन 20। ओके, नेक्स्ट इज अग्रीमेंट्स, the agreements that the consideration or object for which is unlawful। ऑलरेडी हम when we are discussing about consideration, तब हमने ये देखा था अगर कोई consideration unlawful है तो that agreement is also become void ab initio, that is from very inception it is a void agreement। ठीक है, this comes under the section 23। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। अगर कोई अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन किया जाता है तो दैट इज आल्सो अ वॉइड अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 25। ठीक है, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन फैक्ट इन आप पिछले किसी भी पेपर को ले लीजिए, हर एक ईयर में दिस टॉपिक ऑब्वियसली 100% आता है, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जब मैंने ग्रेजुएशन के पेपर दिए थे बिजनेस लॉ के, तब से लेकर आज तक मैंने हमेशा हर पेपर में ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स देखा है। इनफैक्ट ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं टिल 6th सेमेस्टर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में इसका मेंशन जरूर आएगा। ठीक है, बी इट अ क्वासी ट्रिब्यूनल और व्हाटएवर, क्वासी चीज हमेशा आपके थ्रू आउट योर कैरियर दिस पॉइंट विल ऑलवेज कम। तो इसको समझना और याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम। ठीक है, ये जो मैं क्लास में बोलती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट डाउन इन योर नोट्स कॉपी। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द होल सिलेबस व्हेन यू आर आस्किंग मी टू गिव मी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं ये जो ड्यूरिंग द क्लास तभी मैं बोलती हूँ, इसीलिए बेनिफिशियल होता है जो क्लासेस अटेंड करते हैं फ्रॉम द रेस्ट जो क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, क्योंकि ये मैं साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट बोले जा रही हूँ, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली अगर हम थोड़े इन जनरल बात करें, हम लॉ के कंटेक्स्ट में बात ना करें, हम ऐसे बात करते हैं, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि जो दोनों पार्टीज है उनका वो एक्चुअल में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स, जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि एक ऑफर होना चाहिए, वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर आपका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए,
फिर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए। ये जो वेरियस वैलिड एसेंशियल्स है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे जो एसेंशियल्स है वो जरूरी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में होना, ठीक है। सो इसमें जो दोनों पार्टीज है वो म्यूचुअली डिसाइड करके, म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट करके, म्यूचुअली बात करके वो एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू इफेक्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। बाय लॉ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्रिएट होता है ताकि कोई भी पार्टी को अनफेयर बेनिफिट ना मिले किसी भी सिचुएशन से। सो फॉर दैट रीजन दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड by the court, by the law, which is termed as quasi contracts, ठीक है। quasi मतलब आधा अधूरा, सेमी, इस टाइप को हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या कहते हैं इसको, quasi contract refers to the obligation of a contract। एक ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, किसने क्रिएट किया, created out of order by the court। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उससे ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच बिकम्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए ताकि नो वन पार्टी गेट अनफेयर बेनिफिट आउट ऑफ द सिचुएशन। कोई भी पार्टी को कोई अनफेयर बेनिफिट नहीं मिले किसी भी सिचुएशन से at the expense of any other parties where there is an absence of initial agreement among the parties। ये जो quasi contract है इसमें क्या होता है, initial agreement की absence होती है, the initial agreement between the two parties are absent, so this is a quasi contract, ठीक है। समझ में आ रहा है quasi contract क्या होता है। ये एक ऐसा contract है जो कि किसने बनाया है, it is created by the court, it is created by the law, और इससे क्या एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। क्यों बनाया गया है, क्यों, ताकि कोई एक पार्टी को अनफेयर बेनिफिट ना मिले एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देयर इज अ एब्सेंस ऑफ इनिशियल अग्रीमेंट अमंग द पार्टीज। इज दैट क्लियर, सिंपल, ओके। The court creates these to avoid unjust enrichment of any party's overpayment against the goods or services। Simply, कोर्ट नहीं चाहती है कि कोई दूसरी पार्टी को अनफेयर बेनिफिट मिले किसी सिचुएशन से at the expense of the other parties। For that reason, in order to avoid unjust enrichment of any party's overpayment against the goods or services, this quasi contracts create into the scene, okay। Since the court makes these, neither the party can disagree with it and they are obliged to follow it, ठीक है। क्योंकि ये कोर्ट ने बनाया है तो इसलिए कोई भी पार्टी इसको डिसएग्री नहीं कर सकता है और दोनों पार्टी को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ ऑर्डर बाय द कोर्ट, ठीक है। इज दैट सिंपल एंड क्लियर। Quasi contracts are also known as constructive contracts or implied in law contracts। Quasi contracts के second name क्या है, constructive contracts and implied in law contracts। Implied मतलब मैंने क्या बोला था, जो कि एक्सप्रेसिवली नहीं होता है, जो कि एक्सप्रेसिवली रिटन और स्पोकन नहीं होता है, दैट इज implied contracts। सो ये implied है क्योंकि ये लॉ ने बनाया है, ये कोर्ट ने बनाया है, सो इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज implied in law contracts and constructive contracts, ठीक है। सिंपल है quasi contracts, आई थिंक सो। अब आपको हमेशा याद रहेगा quasi contracts क्या होता है, ओके। आते हैं इसके फीचर्स पर। फीचर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और म्यूचुअल कंसेंट अमंग द पार्टीज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पर कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है अमंग द पार्टीज एंड पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो दोनों पार्टीज है उनका कोई इंटेंट नहीं होता है, कोई एक कंसेंट नहीं होता है कि वो एक इस कॉन्ट्रैक्ट में आए। सो देयर इज नो इंटेंट, नो म्यूचुअल कंसेंट अमंग द पार्टीज इन अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड thus it is imposed by law and not the outcome of any agreement, ठीक है। ये लॉ ने क्रिएट किया है और किसी दोनों पार्टी के म्यूचुअल कंसेंट से क्रिएट नहीं होता है, ओके। दे आर बेस्ड ऑन इक्विटी, अ गुड कॉन्शियस, जस्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये किस बुनियाद पे बनते हैं, ये किसी को इक्वल राइट्स देने के लिए, इक्विटी देने के लिए। सेकेंडली, एक गुड कॉन्शियस, एक एथिक्स, एक वैल्यूज से क्रिएट होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन एथिक्स की वजह से क्रिएट होता है। दोनों पार्टीज को इक्वल जस्टिस मिले इसके वजह से क्रिएट होता है एंड इट क्रिएट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट,
is law of quasi contracts are also known as the law of restitution because when one party fails to discharge his obligation arising out of quasi contract, another party is entitled to exercise legal remedies as if the contract is broken. Law of restitution, I have already told you, law of restitution means जहां आप रिस्टोर कर रहे हैं, मींस रिस्टोरिंग द प्रीवियस थिंग. सो आप क्या कर रहे हैं, ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि अगर कोई पार्टी अपना जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, विच इज अराइजिंग आउट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, सो जो दूसरी पार्टी है वो लीगल रेमेडीज ले सकती है जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाता है. जब आप म्यूचुअल कंसेंट से दो पार्टीज जब एक कॉन्ट्रैक्ट में आती है, तब अगर कोई एक पार्टी ब्रीच करती है या डिस्चार्ज करती है अपनी ड्यूटीज को, तो दूसरी पार्टी लीगल रेमेडीज ले सकती है. सिमिलरली इसमें भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी दो यहाँ पर कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं है अमंग द पार्टीज, बट अगर एक पार्टी ने अपने जो ऑब्लिगेशंस है उसको डिस्चार्ज नहीं किया अकॉर्डिंग टू द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, देन दूसरा जो पार्टी है वो लीगल रेमेडीज लेने के लिए अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है. ठीक है, सिंपल एंड क्लियर. ओके, नेक्स्ट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. ये जो अनजस्ट इनरिचमेंट है, दिस वर्ड हैज फर्स्ट गिवन बाय लॉर्ड मैन्सफील्ड. ठीक है, ये फाउंडर है इस वर्ड के, या फिर ये भी कह सकते हैं हम, ये फाउंडर है इस कंसेप्ट के लिए. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को फाउंड किसने किया है? लॉर्ड मैन्सफील्ड. ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स है ये एक अनजस्ट इनरिचमेंट की डॉक्ट्राइन में बिल्ड किया गया है. मतलब हर एक पर्सन को इक्विटी मिलना चाहिए, हर एक इक्विटी नॉट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी मींस इक्वालिटी. ठीक है, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मिलनी चाहिए, गुड कॉन्शियस में होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स होना चाहिए. दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्ट्राइन फॉर दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, अब तक कोई डाउट्स है तो जस्ट लेट मी नो. उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आएंगे. बिफोर दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट फिफ्थ पॉइंट अगर है तो आप एक बार फिर से मेरे जो वीडियो है उसका रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा ना, तो तब आप एक बार फिर से देख लीजिएगा. टू कंप्लीट योर सिलेबस, सो बार बार रिपीट करना. एट द एंड ऑफ द लास्ट क्लास, 15th क्लास में अगर हमें टाइम होगा तो ऑब्वियसली आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. किसी भी यूनिट से कोई भी डाउट्स होगा सारे मैं क्लैरिफाई करूँगी. ठीक है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल इन द सेंस, जैसे अभी मैंने क्लास लिया है तो 12:30 को आपका क्लास खत्म हो जाएगा. सो टिल मिडनाइट 12 बजे तक ये जो क्लास है आप सेम ऑनलाइन क्लास में जाकर उसी लिंक में अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिकॉर्डिंग्स देखने को मिल जाएगा. ठीक है, सेम मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग्स दिख जाएंगी. मेजर होते हैं अबव 18 ईयर्स. ठीक है, एंड माइनर बिलो 18 ईयर्स. मेजर 21 ईयर्स नहीं होते, मेजर इज ऑलवेज 18 ईयर्स एंड अबव. ठीक है, और माइनर 18 ईयर्स से बिलो. बस एक केस में माइनर को 21 ईयर्स से नीचे कहा जाता है. कब? जब कोर्ट ने एक वार्ड असाइन किया है, एक गार्जियन असाइन किया है अकॉर्डिंग टू द गार्जियन ऑफ कोर्ट ऑफ गार्जियन एक्ट कुछ एक होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को गार्जियन अलॉट किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो माइनर की एज है वो 21 ईयर्स से बिलो होता है, और इन एवरी केस माइनर की एज 18 ईयर्स से बिलो होता है और मेजर की एज 18 ईयर्स एंड अबव होता है. ओके, ये जो मैं गूगल ड्राइव क्रिएट करूंगी वैसे आपके एसएल के वेबसाइट में अवेलेबल है, बट स्टिल आपके सुविधा के लिए मैं जो गूगल ड्राइव क्रिएट करूंगी उसमें मैं सिलेबस भी पोस्ट कर दूंगी, आपके एसएल का मटेरियल भी पोस्ट कर दूंगी, कोई भी आर्टिकल से कुछ भी है वो भी पोस्ट कर दूंगी, और मेरे नोट्स तो ऑब्वियसली मैं पोस्ट कर दूंगी. ठीक है, बहुत शॉर्ट में दिया गया है, मैंने शॉर्ट में एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो आपकी वैसे बनाया है, बट हाँ हो जाएगा, नोट्स पढ़ने से, मेरे नोट्स पढ़ने से भी हो जाएगा, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट, आई विल ऑलवेज गिव यू दैट सजेशन कि आप बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए. बुक में कोई भी पॉइंट में अगर डाउट है, क्योंकि बुक में थोड़ा सा लॉ लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है, सो आप मेरे नोट्स से रेफर ले सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स इट.
हाँ, भूषण कुमार की भी बुक ले सकते हैं, भूषण कुमार गोयल की बुक भी ले सकते हैं। Yes, void agreement was the next topic. मैं आई विल नॉट फोर्सिंग यू टू परचेज बुक, बट आप लाइब्रेरी में जाके फोटोज क्लिक करके भी लेकर आ सकते हैं, या फिर आप ई बुक खरीद लीजिए, दैट विल बी लेस अमाउंट। ठीक है, एक बुक होने से क्या होता है, आपको थोड़ा वाइडर स्कोप मिल जाता है। ठीक है, कभी कभार कुछ कुछ टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं। फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग टू परचेज द बुक, अदरवाइज माय नोट्स आर इनफ। बायलैटरल मिस्टेक मतलब दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक। ठीक है, बायलैटरल मींस टू, तो दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक। Writing sections is not compulsory, but if you are writing that, so obviously आपका आंसर की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, जैसे आपने कोई लॉफुल कंस्पिरेशन नहीं दिया, जैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आई हूँ और फॉर एग्जाम्पल आई सोल्ड यू माई आईफोन एंड यू हैव गिवन मी मनी विच हैज यू हैव, जो कि आपको ब्राइबरी के थ्रू मिला था। सो ये लॉफुल कंस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, सो लॉफुल कंस्पिरेशन नहीं है तो इट्स अ वर्ड एग्रीमेंट। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर द एग्जांपल्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट वर्ड एग्रीमेंट्स। वर्ड एग्रीमेंट्स के टाइप्स क्या है, उसमें उस वो पॉइंट में चले जाइए तो उसके भी एग्जांपल्स आप वो कर सकते हो। जैसे वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, जो आप एक जो इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज नहीं है, अगर उनके साथ अगर आप अग्रीमेंट में आ रहे हैं, सो दैट इज आल्सो वर्ड एग्रीमेंट, राइट। सो उनके एग्जांपल्स को भी आप पुट कर सकते हैं एज अ वर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, दिस यूनिट इज यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। शेयर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम आगे और पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, वेलकम एवरीवन। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी खत्म नहीं हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है, जिस वे में समझाया है, उसको फिर से एक बार आप सुन लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई नो यू आर listening or you are studying this law thing first time in your whole career till now। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट टाइम आप लॉ पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्टी आपको होगा, बट अगर रिपीटिव आप पढ़ेंगे, रिपीटिव आप समझेंगे, सो ऑब्वियसली आपको ये चीज बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, और वी कैन से टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको हम सेक्शन 68 टू 72 तक हम इसको 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेक्शन 68 में है क्या है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू द पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 769 में क्या है, पेमेंट बाय अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। सेक्शन 70 में क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइट एक्ट। सेक्शन 71 में क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन 72 में क्या है, मनी पेड अंडर अ मिस्टेक और कोलिशन। ठीक है, सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ और 5 टाइप्स ऑफ 5 काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब आते हैं एक इसको एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल्स। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम यूनिट वाइज आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये जो सेक्शन 68 है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि अगर किसी भी इनकम्पिटेंट पर्सन को विच इज माइनर और अनसाउंड माइंड, या फिर कोई इंसॉल्वेंट है, ऐसे किसी पर्सन को अगर आप नेसेसरी सप्लाई करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अंडर सेक्शन 68। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। क्या होता है, इट स्टेट्स दैट इफ अ पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his conditions in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। ठीक है, अब टोटल के पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन हु
whom he is legally bound to support. एक ऐसा पर्सन जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकता है, जो कि हम अभी भी पढ़े हैं। कौन है वो लोग? एक माइनर, दूसरे अनसाउंड माइंड और थर्ड जिसको लॉ ने डिस्कार्ड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में आने से। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि इनकैपेबल हो, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसको आपको लॉ ने बताया है कि आपको सपोर्ट करना ही करना है इसको। ठीक है, whom you are required, you are legally bound to support। ऐसे दो व्यक्ति को, ऐसे दो टाइप के लोगों को अगर आप नेसेसरी सप्लाई करते हैं तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेसेसरीज जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्सन। वो एजुकेशन भी हो सकता है, आपका फूड भी हो सकता है, शेल्टर भी हो सकता है, क्लोथ्स भी हो सकता है, एवरी नेसेसरी थिंग्स फॉर हिज सर्वाइवल। ठीक है, उसके सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी जरूरत है दैट कम्स अंडर द दिस नेसेसरी थिंग। ओके, और ये जो अगर आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं नेसेसरीज टू इनकम्पिटेंट पर्सन अंडर सेक्शन 68, देन दैट विल बी टर्म्ड एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, for example, A supplies B a lunatic with necessaries to his conditions in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. अब यहाँ पर एक चीज पहले आप ये समझिए, लूनेटिक यहाँ लिखा। ठीक है, अगर आप को पता ही नहीं होगा कि लूनेटिक क्या होगा, आपको ये याद ही नहीं होगा कि अनसाउंड माइंड में 5 टाइप्स थे जिसमें एक टाइप था लूनेटिक। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बी इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन और इनकम्पिटेंट पर्सन। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो आपको समझ में यही नहीं आएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। सो इसीलिए हर एक चीज को पढ़ना समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी हैव गिवन ओनली 15 क्लासेस टू हैव दिस इंटरेक्शन, तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज नॉट पॉसिबल टू टोल्ड यू इन दिस क्लास। ठीक है, मतलब नॉट रिलेटेड टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को मैं पूरा अच्छे से A to Z में कंप्लीट करवा रही हूँ क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे माइनर वाले एग्रीमेंट्स में 15 पॉइंट्स थे, बट आई हैव कवर्ड ओनली 8 पॉइंट्स। द रिमेनिंग 7 पॉइंट्स आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द बुक। ठीक है, बुक से आप उसको रेफर कीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किया। मेरे हिसाब से बाकी यूनिट्स और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आई विल गिव दैट टाइम टू दोज यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि हर एक यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे। सो इतना डीप में जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ यू शुड नो ऑल द टर्म्स, ऑल द टॉपिक्स। एक बार आपकी रीडिंग होनी चाहिए ताकि ऐसे कोई छोटे छोटे वर्ड से भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको लूनेटिक का मीनिंग नहीं पता होता तो आपको यही चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन। ओके, तो इसमें क्या एग्जांपल है कि मैं एक पर्सन हूँ, मैंने आपको फॉर एग्जांपल आप अनसाउंड माइंड है। ठीक है, आपको मैंने नेसेसरी सप्लाई किया है फॉर योर कंडीशन। नेसेसरीज क्या है? इन ऑर्डर टू सर्वाइवल, आप अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो आपको चाहिए वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब मैं एंटाइटल हूँ, मैं रिम्बर्स मुझे मिल सकता है फ्रॉम योर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, आपके प्रॉपर्टी के अलावा मैं कहीं से भी आप पैसे नहीं ले सकती, आपकी प्रॉपर्टी से मैं जो भी अमाउंट मैंने आपको दिया है फॉर योर नेसेसरीज वहां से मुझे रिम्बर्समेंट मिल सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? So this is one of the type of quasi contract under section 68, that is supply of necessaries to incompetent person. Okay, now let's come to the next section, that is section 69, that is payment by an interested person. It states that if a person is interested in the payment of money which another is bound to pay by law and who therefore made the payment is entitled to the reimbursement of by the other. Okay? इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक घर है। ठीक है, मैंने राम को, राम एक पर्सन है, उनको मैंने ये अपना घर रेंट में दिया है, तो ही बिकम्स माय टेनेंट। ओके, जिनको रेंट में देते हैं उनको क्या कहते हैं? टेनेंट कहते हैं, तो वो मेरे टेनेंट है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रहती हूँ और मेरा एक घर है कोलकाता में। अब वहाँ पर मेरा हाउस प्रॉपर्टी टैक्स का एक बिल आया। ठीक है, और मेरे टेनेंट ने बिना मुझे बताए ही वो बिल पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ मी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। उसने मुझे बताया नहीं, कोई म्यूचुअल कंसर्न नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन लॉ ने इस चीज को क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है कि अब जो मेरे टेनेंट है वो एंटाइटल है टू रिकवर द अमाउंट, जो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी टैक्स ने पे किया है वो अमाउंट रिकवर करना फ्रॉम मी, जो कि उसके मैं ओनर ऑफ द हाउस है, उससे ये
अमाउंट रिकवर करना, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, मैं ओनर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी भी मेरी होती है, वो अमाउंट मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। लेकिन मेरे बिहाफ में मेरे टेनेंट ने पे कर दिया विदाउट माय सेइंग me, without having that mutual consent, so it becomes a quasi contract according to the law of code. क्या कि जो tenant है he is entitled to receive, he is entitled to reimburse that amount from the owner, ठीक है। this is the example कि payment by interested person becomes a quasi contract, section 69. okay, is that clear? I know सारे सेक्शंस इतने जल्दी जल्दी है, आपको थोड़ा समझने में हल्का डिफिकल्टी होगा, बट वंस यू विल लिसन द लेक्चर अगेन एंड अगेन, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर एंड बेटर डे बाय डे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, दिस इज अंडर सेक्शन 7, ठीक है। नॉन ग्रेचुअस एक्ट इज विदाउट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, दैट इज नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस एक्ट इज विद एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इस चीज को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लॉ ने क्या कहा है। लॉ ने कहा है व्हेन अ पर्सन lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoy the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing or done or deliver, ठीक है। आपका कोई नेक्स्ट क्लास नहीं है, सो आई विल टेक 15 more minutes ताकि मैं एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स कवर कर लूँ, एटलीस्ट इसको कंप्लीट कर लूँ। आई नो नेक्स्ट क्लास नहीं है, तो आई एम टेकिंग 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, ओके। सो इसमें क्या कहा गया है, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं एक जगह रहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रीतमपुरा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं हाउस में रहती हूँ, मेरे सामने वाले हाउस में आग लग रही है और मैंने उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की और मैंने उसको बुझाया, ठीक है। अब अगर कंपनसेशन क्लेम करती हूँ फ्रॉम बी, और अगर मैं ये शो करती हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था कंपनसेशन का फ्रॉम बी, फ्रॉम दैट पर्सन जिसकी वो हाउस थी जहाँ जो कि जलने वाली थी, मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था और मेरा कोई अनहिडन मोटिव नहीं था, या फिर मैंने ही वो आग नहीं लगाई थी, अगर ये मैं शो कर देती हूँ, सो दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू give me compensation, ठीक है। so this is a quasi contract, okay। so इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका इंटेंशन है वो लॉफुल होना चाहिए, जो आपका एक्शन है वो लॉफुल होना चाहिए। सेकेंडली, जो सर्विस आप प्रोवाइड करें, जैसे आपने उनकी आग घर में जो आग लगने वाली थी, मतलब लग रही थी, उसको आपने बुझाया, ठीक है। आपको कहा नहीं गया, उसने आपको कहा नहीं कि प्लीज मेरा आग बुझा दीजिए, ठीक है। ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 70, ठीक है, कि पहली बात तो एक लॉफुल होना चाहिए। सेकेंडली, आपको दैट पर्सन, अदर पार्टी आपको बोल नहीं रहा है कि आप ये सर्विस कीजिए मेरे लिए, ठीक है। थर्ड इज नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली, मतलब मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए फ्रॉम दैट पर्सन, वो मुझे कोई कंपनसेशन दे या कोई बेनिफिट दे, मेरा कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए आउट ऑफ दैट। फोर्थ थिंग इज दैट अदर पर्सन, अदर पार्टी को बेनिफिट हो रहा है मेरे काम करने से, मैंने उनके घर में आग जो लगने वाली थी उसको बुझाया है, तो इससे क्या है, उनकी प्रॉपर्टी बची है, उनके पैसे बचे हैं, तो दैट पर्सन हैज एंजॉयड द बेनिफिट देयरऑफ। So these are the essential components when we are talking about section 70, that is obligation of a person enjoying benefit of non-gratuitous act. Obligation of a person मतलब एक अदर पार्टी जिसके घर में आग लगने वाली थी, वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट, उस घर में आग लगने से वो बचने वाला बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, नो एक्सपेक्टेशन वाला एक्ट। मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो अगर आग बुझ जाएगी तो मुझे कोई कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। So this is the section 70 act, which is a quasi contract, okay। is a responsibility of finder of goods, ठीक है। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फाइंडर ऑफ गुड्स की, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज टर्म्ड एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 71, where a person has finds some other person's goods, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ऑब्लिगेशंस होती है, क्या ड्यूटीज होती है, which we will discuss here. Okay, it states that a person who finds goods belonging to another person and takes such goods into his custody is subject to same responsibility as a bail. अब बेली के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे. दैट इज he has to take reasonable care of goods until the actual owner of the goods is found. अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन की कोई बिलोंगिंग मिलती है और उसको वो अपने कस्टडी में रखता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ बेली. बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये जो बेली है वो कौन होते हैं सब वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट और उससे बाद वाले क्लास में, क्योंकि इस क्लास में आई डोंट थिंक सो ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. सो इन एक हफ्ते बाद हम जो यूनिट 2 जब स्टार्ट करेंगे तब हम बेलमेंट एक्ट पढ़ेंगे, तब आपको बेली और समझ में आएगा. यहाँ पर आप सिंपली ये समझिए कि बेली कौन होते हैं, जो कि रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स ले रहे हैं जब तक वो गुड्स के एक्चुअल ओनर नहीं मिल जाते. ठीक है, अब जिसके गुड्स जिसने उस लॉस्ट गुड को ढूंढा है उसकी क्या ऑब्लिगेशन है, क्या ड्यूटीज है. सबसे पहले ड्यूटी ये है कि वो एक रीजनेबल केयर लेगा उस गुड का. ठीक है, रीजनेबल केयर कि उसका ध्यान रखेगा उस सामान का. ठीक है, दिस इज अंडर सेक्शन 151 एंड 152. नेक्स्ट ड्यूटी इज नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स. कोई अनऑथराइज्ड यूज नहीं करेगा उस गुड्स का. ठीक है, कोई इलीगल या अनऑथराइज्ड यूज नहीं करेगा. दिस इज अंडर सेक्शन 153 एंड 154. गुड्स कौन सा? जो गुड्स मिला है उसको. ठीक है, जो लॉस्ट गुड मिला है उस गुड का कोई अनऑथराइज्ड यूज नहीं करेगा. नेक्स्ट इज नॉट टू मिक्स गुड्स. मतलब उस गुड को किसी दूसरे गुड के साथ मिक्स कर नहीं सकता, मतलब उस गुड को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी को एक आईफोन मिला है तो आईफोन को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है. सो नॉट टू मिक्स गुड, दैट इज सेक्शन 155 एंड 157. देन टू रिटर्न गुड्स टू द ट्रू ओनर इफ फाउंड. जब वो ओनर मिल जाएगा उस ओनर को उस गुड को रिटर्न करना उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है. That is under section 160 and 161. Next is to take all necessary steps to trace its true owner. वो जो सामान है उस सामान का जो लॉस्ट गुड है उसकी जो मेन इंसान है जो उसके ओनर है उसको ढूंढने की ऑल नेसेसरी स्टेप्स वो पर्सन लेगा. दैट इज द ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ठीक है, अब आते हैं राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स. अब इनके राइट्स क्या है? राइट्स ये है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू सेल द गुड्स फाउंड. अब उसकी एक राइट बनती है कि वो जो गुड्स को मिला है वो उसको सेल भी कर सकता है. वो कब सेल कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब जो ओनर है वो मिला नहीं है. ठीक है, उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसको ओनर मिला नहीं तो इसलिए उसने वो सामान बेच दिया, तो दैट इज वैलिड. ओके, नेक्स्ट है उसकी क्या राइट है? अगर जो ओनर है उसने रिफ्यूज कर दिया टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर. जब वो उस फाइंडर को ढूंढ रहा था, फॉर एग्जांपल आईफोन मुझे मिला, ठीक है, सड़क में, और मैंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि मुझे ये आईफोन मिला है. ठीक है, एंड एनीवन जो मुझे दिखा सकता है कि ये आईफोन उसका है, आई विल गिव दैट पर्सन. अब वो पर्सन आया, ठीक है, उसने वो आईफोन दिखा दिया कि उसी का है, लेकिन उसने मना कर दिया जो मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाला उसके चार्जेस पे करने के लिए. ठीक है, या फिर जो भी मैंने कोशिश की उसको ढूंढने के लिए उसका जो चार्जेस है, जो लॉफुल चार्जेस है, वो रिफ्यूज कर दिया उसने पे करने के लिए. तब मैं वो सामान मैं बाउंड नहीं होती हूँ, ऑब्लाइज नहीं होती हूँ कि मैं उसको वो सामान वापस करूँ और मैं वो सामान सेल कर सकूँ. नेक्स्ट इज व्हेन द गुड्स इज इन डेंजर और पेरिशिंग इट्स वैल्यू. मतलब वो जो सामान है, फॉर एग्जांपल मुझे 1 किलो संतरा मिला. ठीक है, अब मैं संतरा खाती नहीं हूँ या फिर मेरा कोई यूज नहीं है, मैंने बहुत कोशिश किया ढूंढने के लिए, मुझे पता ही नहीं चला कौन है उसका ट्रू ओनर, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर के, मतलब वो खराब हो सकता है. तो अगर मैं उसको सेल कर देती हूँ दैट इज माई राइट एज अ फाइंडर ऑफ दिस गुड. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाउंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू. अब जो चार्जेस है, जैसे वो आईफोन है, फॉर एग्जांपल वो 90,000 का है और ऑलरेडी मैं 60,000 रुपीज इंकर्ड कर चुकी हूँ उसके जो ओनर है उसको ढूंढने के लिए, तो मैं तब वो सेल कर सकती हूँ. नेक्स्ट राइट है टू सू द ओनर फॉर रिवॉर्ड इफ एनी. अगर जो ओनर है, फॉर एग्जांपल उसका आईफोन खोया है और उसने ये एक पब्लिसाइज किया कि जो मेरा आईफोन ढूंढ के देगा उसको मैं 10,000 रुपीज दूंगा, लेकिन जब
जो एक फाइंडर है उस गुड्स का वो लेकर गया उसके पास, तब उसने मना कर दिया कि मैं आपको ये 10,000 रुपए रिवॉर्ड का नहीं दूंगा। तो जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है उसके पास ये राइट है कि उस ओनर को वो स्यू कर सके, मतलब उस पर केस दर्ज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज टू मेक क्लेम फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम फॉर मेंटेनेंस ऑफ द गुड्स। अगर कोई भी उस गुड को मेंटेन करने के लिए कोई भी एक्सपेंस लगा है फॉर वो एक्सपेंस को क्लेम कर सकता है फाइंडर ऑफ द गुड्स फ्रॉम द ओनर। ओके। नेक्स्ट इज टू कीप पोजीशन ऑफ गुड्स एज अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। उसका पोजीशन ले सकता है, जो भी उसको मिला है फाइंडर ऑफ द गुड्स उसका पोजीशन वो रख सकता है अगर उसको ट्रू ओनर नहीं मिला है। ठीक है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक डायमंड शॉप में गई, नहीं सॉरी, एक नॉर्मल शॉप में गई, ग्रोसरी शॉप में गई और मैंने नीचे फ्लोर पर देखा डायमंड गिरा हुआ है। ठीक है। तो मैंने उस डायमंड को उठाकर मैंने शॉपकीपर को दे दिया और मैंने कहा कि अगर कोई आए तो आप उसको दे दीजिएगा। ठीक है, मतलब कोई इसका ट्रू ओनर आए तो उसको दे दीजिएगा। लेकिन उसकी दुकान में ट्रू ओनर आया नहीं। फिर मैंने भी बहुत कोशिश की ट्रू ओनर फाइंड करने के लिए, न्यूज़पेपर में ऐड दिया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ किया लेकिन नहीं मिला। अब मैं 2 हफ्ते बाद जब मैंने सारी कोशिशें कर ली, मैं उस शॉप में वापस गई और मैंने कहा कि वो डायमंड मुझे वापस कर दीजिए। ठीक है। शॉपकीपर ने इनकार कर दिया कि मैं तो वापस नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन कोर्ट क्या कहते हैं कि शॉपकीपर की कोई ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी, मतलब शॉपकीपर का कोई हक नहीं है वो डायमंड रखने का। वो डायमंड किसको मिला था? मुझे मिला था। तो वो डायमंड रखने का हक सिर्फ मेरा है, वो डायमंड सिर्फ मैं रख सकती हूँ। सो कोर्ट ने ये दिया कि वो क्योंकि उसका ओनर मिला नहीं है तो जो उस सामान को जिसने ढूंढा है वही उसका उसको पोजेस कर सकता है, वही उसका अब मालिक। ठीक है। सो वो शॉपकीपर उस डायमंड को नहीं रखेगा, मैं उस डायमंड को रखूंगा। सो दैट इज दिस टू कीप पोजीशन ऑफ गुड्स एज अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। इसका मतलब ये है। ठीक है। आते हैं द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लायबिलिटी टू रीपे मनी रिसीव्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएशन। ठीक है। ये है सेक्शन 72 के अंडर। इट स्टेट्स दैट अ पर्सन टू whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। कोई भी ऐसा इंसान जिसने मिस्टेक से कोई मनी दिया है, उस दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है कि वो उसको वापस करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप में गई, मैंने कुछ सामान खरीदा वर्थ ₹700 और मैंने उनको 2 500 के नोट्स वापस किए और उन्होंने मुझे 400 रुपीज वापस किया। ठीक है। उनको कितना वापस करना चाहिए था? 300, क्योंकि 1000 minus 700 that is 300, but instead of 300 he returned me 400. So now it's my liability to repay his that 100 rupees extra जो उसने मुझे एक गलती से दे दिया या फिर अंडर कोएशन दे दिया, उसने गलती से मुझे दे दिया, उसको वो 100 रुपीज मुझे उसको वापस करनी मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी लाइबिलिटी है, एंड दिस बिकम्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड ने आपसे 1,000 रुपए उधार लिया था। ठीक है। अब मैंने अपने दोस्त को बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको 1,000 रुपए वापस कर दिया। ठीक है। अब 2 दिन बाद मेरी दोस्त ने भी मुझे बताया नहीं और उसने भी जाकर 1,000 रुपए वापस कर दिया। ठीक है। अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको बताना उसको या फिर उसको वो 1,000 रुपए वापस करना कि वो ऑलरेडी मुझे पे कर चुकी है, मैं आपको ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये 1,000 रुपए नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। ठीक है। सो दिस इज द लायबिलिटी टू repay money received by mistake or under coercion under section 72. So this brings end of this quasi contract. ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ये इतने सारे मोड्स हैं डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसके क्या रेमेडीज है ये बचा हुआ है हमारा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास मुझे लगता है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग जाएगा ये कंप्लीट करने में। रिमेनिंग 20 मिनट्स में आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट। ठीक है। अब लेट मी टेक एनी डाउट्स इफ यू हैव एनी। Okay, so next गुप्ता सर ने कौन से बुक लिखी है? शायद उनकी तो एसएल मटेरियल ही है ना, सो वो मटेरियल आप कर सकते हैं।
थिंक सो नाउ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विद एग्जांपल्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अगर नहीं आ रहा है, आई नो कि इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा है, सो इसको आप फिर से सुन लीजिए, ठीक है। आपके रिकॉर्डिंग सेक्शंस फिर से आपको मिल जाएंगे टिल मिडनाइट, इट इज अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, तो आप वहाँ से देख लीजिए, ओके। फिर एक और बार सुन लीजिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और नोट्स साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। आई विल शेयर माय नोट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। विल ट्राई। नहीं, मैंने कोई प्रूफ नहीं बनाया है। यस, आई नो ऑफलाइन क्लासेस आर बेस्ट, बट क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट सारे रेगुलर कॉलेजेस में भी इस टाइम ऑनलाइन ही चल रहा है ड्यू टू द एग्जाम्स की वजह से उतने कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, क्लासेस अवेलेबल नहीं है, सो फॉर दैट रीजन ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस आपके। बट वंस दीज एग्जाम्स विल बी ओवर, आपकी क्लासेस फिर से ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट तब तक जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज़ को आप अटेंड कीजिए, उस चीज़ को समझिए। व्हेन वी विल मीट फेस टू फेस, मैं आपको फिर से एक और बार रिवाइज करवा दूँगी। सो अभी मेन पॉइंट इज दैट आप एक बार तो एटलीस्ट इस चीज़ का यूटिलाइजेशन, अगर मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी द रिकॉर्डिंग्स अगेन, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अनसाउंड माइंड, इट इज अ फॉर्म ऑफ one of the type of unsound mind, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन जस्ट मैसेज मी थ्रू टीम्स ऐप और थ्रू ईमेल, मैं समझा दूंगी। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कॉल के थ्रू आपको समझा दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और या फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में समझा दूंगी। बट दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टार्टिंग में आप एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, जो भी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है फिर से एक और बार सुन लीजिए, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर सामने वाला अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मना कर देता है तो वही है ना कि ये कोर्ट ऑफ लॉ ने क्रिएट किया है, तो उस पर वो ऑब्लिगेशन है, ही हैज टू पे, तो कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगा कि ही हैज टू पे। सो इसीलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ब्रीच करेंगे उसको, अगर ब्रीच करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो कोर्ट है वो आप पर केस करेगा और आपको ऑब्लाइज करेगा कि आपको वो ऑब्लिगेशंस अपने फुलफिल करने ही होंगे, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट क्लास थर्सडे है, so every Thursday and Monday we will meet from 11:30 to 12:30, ठीक है। So instead of Thursday and Saturday we will meet on Thursday and Monday, ठीक है। Quantum minutes relating to which topic, Anurag? Yes, next class में I will show इस यूनिट का कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, I will कंपल्सरीली मैं बता दूंगी, ठीक है। या फिर एक बार मुझे याद दिला देना स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। वंस आई विल फिनिश विद दिस यूनिट। वेलकम। रिकॉर्डिंग्स मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ से आपने लॉगिन करके जिस लिंक में क्लिक करके आपने मेरा क्लास ज्वाइन किया है ना, वहीं पर आप फिर से एट द एंड ऑफ द क्लास वहाँ जाएंगे तो वही सेम रिकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है नमिता। सो थैंक यू ऑल। आपने एक लास्ट वो पूछा था, लास्ट वाला सेक्शन 72 में यही है कि अगर किसी मिस्टेक की वजह से मैं किसी को एक्स्ट्रा मनी दे देती हूँ तो दैट पर्सन इज लायबल टू रीपे मी, ठीक है। सो दिस इज द लायबिलिटी टू रीपे मनी रिसीव बाय मिस्टेक और अंडर कोएशन, ठीक है। या फिर जैसे मैं और मेरे दोस्त ने आपको, ए और बी ने जॉइंटली 1000 रुपये ओ करता था फ्रॉम सी, और सी को मैंने अकेले दे दिया 1000 रुपये और बी को पता नहीं था, और बी ने बाद में जाकर फिर से 1000 रुपये दे दिया सी को, तो सी इज लायबल टू रीपे एक्स्ट्रा 1000 रुपीज टू हिम, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पैसे अगर किसी को मिल जा रहे हैं बाय मिस्टेक, सो ही इज लायबल टू रीपे दैट मनी, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। ये जो लायबिलिटी है टू रीपे दैट मनी इज जस्ट अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यही कहा गया है।
ऑल फॉर टुडे। ऑब्वियसली एनी डाउट, जैसे मैं बोलती हूँ, कोई भी डाउट है आफ्टर लिसनिंग द रिकॉर्डिंग्स अगेन, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल आईडी एंड थ्रू दिस टीम्स ऐप। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, and we are meeting on this coming Thursday at 11:30. Okay, thank you. एक सेकेंड, अमन ने पूछा है इस की क्लासेस एक वीक में कितने दिन होती है? माय क्लासेस इज 2 days in a week. ठीक है, आई विल शेयर द गूगल ड्राइव लिंक ऑन द नेक्स्ट क्लास। क्वांटम मेरिट्स आप एक बार रीड कर लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है जस्ट लेट मी नो और जस्ट मैसेज मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी स्मॉल टॉपिक इन द क्लास। जो मेन टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं डिस्कस करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि रिमेनिंग टॉपिक्स के चांसेस ही नहीं है आने के एग्जाम में, बट यू शुड रीड वंस ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, पूजा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड केपी गुप्ता सर की स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पर, तो आप उससे वो वाले पढ़ सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आपके एग्जाम्पल्स सही है, तो मेरे नोट से आप एक बार रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, आई थिंक सो, नो मोर डाउट्स। वेलकम सुनजोत, सॉरी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। Free consent already I have discussed in the class, in the first or second class I have discussed. तो और थोड़े छोटे टॉपिक्स है, अगर वो हमें टाइम मिलता है एट द एंड ऑफ द 15 क्लासेस, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि सारे जो टॉपिक्स है उसकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सॉरी सारे जो यूनिट्स है उसकी इक्वल इम्पोर्टेंस है, फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 5। तो मैं ये नहीं चाहती कि यूनिट 1 में ही हम 10 डेज दे दें। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव गिवन 4 days टू यूनिट 1, और एक और दिन मुझे लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 5 क्लासेस ऑलरेडी आई हैव गिवन फॉर यूनिट 1। अब रिमेनिंग 4 यूनिट्स में मुझे 2 to 3 क्लासेस तो देने ही पड़ेंगे ना, मुझे समझाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज कैसे आप कर पाएंगे, क्योंकि सारे यूनिट्स कैरी इक्वल मार्क्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो सेमेस्टर 2 का एग्जाम है अगस्त में, इट्स ऑलरेडी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस क्लास नाउ। जो भी रिमेनिंग आपके डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी थ्रू मेल एंड थ्रू टीम्स ऐप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।